जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा जो भवन है उसका हरिद्वार के अंतर्गत पे बस इतना जान लीजिए 7 जुलाई को कुछ रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। आखिर ये रिक्रूटमेंट क्या है? संस्कृत विभाग के अंतर्गत पे जो सहायक कुल सचिव का है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको फॉर्म भरना है, जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया वही हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे शॉर्टली रूप से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 7 जुलाई 2022 को पोस्ट अपडेट कर दिया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे राज्याधीन विश्वविद्यालयों में सहायक कुल सचिव के रिक्त 13 पदों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक कुल सचिव के रिक्त 2 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त विज्ञापन के संबंध में अति महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत इनके द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 8 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 28 जुलाई तक है, रात के 12 बजे तक। और जो फीस पेमेंट है वो क्या कर सकते हैं आप 28 जुलाई की रात को डायरेक्टली रूप से कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन की बात करें तो फॉर्म आपको भरनी है www.psc.uk.gov.in साइट के बेस के अंतर्गत पे। ठीक है, अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इनके अंतर्गत पर आगे इन्फॉर्मेशन क्या जारी किया गया है। देखिए, अब हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन और चीज़ यहाँ पर जानेंगे आगे। ठीक है, शॉर्ट रूप से जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है आखिर क्या है, कैसे आयोग द्वारा ये देखिए, जैसे कि हम आ चुके हैं यहाँ पर, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आखिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, फीस पेमेंट संबंधी या जो भी चीज़ें। सबसे पहले लगभग 29 पेज के अंतर्गत पे इनका पूरा PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है सहायक कुल सचिव के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे। अगर पदों की संख्या बात करें तो 13 पोस्ट हैं यहाँ पर। वेतन की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 के आसपास में। पद के स्वरूप की बात करें तो समूह ख के अंतर्गत पाएगा। और इसी के अंतर्गत पे सहायक कुल सचिव के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे है। पदों की संख्या 2 होगी। और सैलरी की बात करें तो 35,000 से लेकर 1,12,000 के आसपास में है। और पद के स्वरूप की बात करें तो समूह ख के अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अंतर्गत पे जैसे कि लिखा गया है कि जो सहायक कुल सचिव है उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे, तो इनके द्वारा रिक्तियों की जो कुल संख्या 13 है, रिक्तियों की संख्या इनके द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक, और कैटेगरी वाइज की बात करें तो जनरल, OBC, ST, SC जो भी है एक्सेट्रा की इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्टली रूप से। अनारक्षित वर्ग के लिए अगर बात करें तो 7 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 2 पोस्ट दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए कोई नहीं है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कोई रिजर्व, कोई सीटें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, न जनरल मतलब न मेल या न फीमेल के लिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, महिला के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट दी गई है और उसमें भी महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है। मतलब क्या है कि मेल के लिए टोटल पोस्ट है तो 13 पोस्ट होगी, लेकिन उसके अंतर्गत पे जो पोस्ट है तो 2 किसके लिए हो गया, फीमेल के लिए होगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत पे जो सहायक कुल सचिव है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। ये किस किस के लिए है ये चीज़ भी ध्यान रखो। अनारक्षित वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट है और के लिए फीमेल के लिए कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अलग से। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हिंदी तथा जो है अंग्रेजी भाषा का समुचित आपको ज्ञान होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक, आगे बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अ बैचलर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी बाय लॉ इन हिंदी। ठीक है, लॉ इन इंडिया, सॉरी। और उसके बाद में शुड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। अगर अनुभव की बात करें तो सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में हिंदी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों का कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया मिनिमम 7 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और इन अ यूनिवर्सिटी हैज़ लेटर जो ड्राफ्टिंग स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ अकाउंट रूल के हिसाब से। ठीक, और इसी के अंतर्गत पे एज लिमिट की बात करें तो आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष निर्धारित की गई है। मिनिमम एज लिमिट 35 और मैक्सिमम एज लिमिट 45 है। इस प्रकार आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। इस डेट को आपकी एज लिमिट मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए और तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म तिथि की बात करें तो 1 जुलाई 1992 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1977 से पूर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि
जिसकी एज लिमिट 30 प्लस है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1992 से पहले का और 2 जुलाई 1977 के बाद का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं, फिर पूछते हैं आखिर हमारी एज लिमिट है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 1 जुलाई 1992 मिनिमम आपकी अभी जो है मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत में मिनिमम की बात करें तो 2 जुलाई 1977 का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत पे कुछ है कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने केंद्रीय सेवा अथवा विश्वविद्यालय के पदों पर कम से कम 1 वर्ष की सेवा प्रदान की हो, अधिकतम आयु उस सीमा तक अधिक होगी जितना कि उसने उपरोक्त बिंदु 5 में वर्णित आयु सीमाओं के दौरान सतत सेवा प्रदान की है, ठीक। और रिजर्व तो आप कैटेगरी देख लेना, जो भी चीज़ों के बेस के अंतर्गत पे जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और नेशनलिटी जो राष्ट्रीयता की बात करें तो इंडियन, और चरित्र जो करेक्टर सर्टिफिकेट है तो बाद में। चाहे वैवाहिक स्थिति की बात करें तो केंद्रीय सेवा में नियुक्ति की ऐसा पुरुष या अभ्यर्थी ने पात्र नहीं होगा जिसका एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परंतु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, ठीक है। वैवाहिक स्थिति का भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और शारीरिक स्वस्थता जो है हेल्थ संबंधी इशू देखना चाहिए, और ऑनलाइन आवेदन संबंधी तो प्रोसेस तो मैंने बता दी, ठीक है। आगे बात करते हैं जो भी है फॉर्म फीस के लिए हो जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको टोटल फाइनली 176 रुपये पे करने हैं, और ओबीसी के लिए 176 हो गया, और अनुसूचित जाति के लिए 86 होगी, और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए 86 रुपये है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 176। और इसके अंतर्गत जो अनाथ बच्चे इस संबंधी आते हैं तो ऑर्फेन जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, और उनके लिए रिक्रूटमेंट है भी नहीं यहाँ पर। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अगर इन चीज़ कभी कभी आता है तो पहले से ध्यान रखो, फॉर्म फीस इसके आसपास में सारा का सारा रहता है, ठीक है। और बात करते हैं सामान्य निर्देश संबंधी, जो तो इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, जो चीज़ आपके लिए जानने के लिए था लगभग, और वही चीज़ें मैं आगे और बताऊँगा। देखता हूँ कोई और चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर आप देखिए इसके अंतर्गत पे जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो भी इंक्लूड कर दिया गया। तो सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन एवं वित्तीय ज्ञान होना चाहिए, अधिकतम अंक 150 अंक का होगा, 2 घंटे का आपको इसके अंतर्गत पे लिखा जाएगा। और लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, परंपरागत जो निबंध शैली है, सामान्य हिंदी 200 अंकों का होगा 3 घंटे में, और सामान्य अध्ययन होगा 300 अंकों का 3 घंटे का, और जो वित्तीय नियमन एवं कार्यालयीय प्रक्रिया है 300 अंकों का होगा, 3 घंटों के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। साक्षरता की बात करें तो क्या है आपका 100 अंक का होगा, ठीक है। सबसे पहले प्री और मेंस के अंतर्गत पे ध्यान रखनी। प्री के अंतर्गत पे एक पेपर होना है सामान्य अध्ययन एवं वित्तीय ज्ञान का 150 अंकों का 2 घंटे का होगा, और मेंस के अंतर्गत पे आपके 3 पेपर होंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, वित्तीय नियम व कार्यालयीय प्रक्रिया के अंतर्गत पे 200 एक तो पहला सामान्य हिंदी 200 अंकों का है, सामान्य अध्ययन जो वित्तीय नियमन एवं कार्यालयीय प्रक्रिया है तो 300 अंकों का हो गया, 3 घंटे का सारा, और साक्षरता उसके बाद में 100 अंकों का लिया जाएगा। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो प्री 150 का हो गया, और उसके बाद में 3 3 है 6 2 8 8 1 9 हो गया, 9 1 10 10.5 में से किया जाएगा। 1050 अंकों से आपकी मार्किंग की जाएगी प्री मेंस और इंटरव्यू सारा बेस, ठीक है। और उसके अंतर्गत की बात करें तो सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 हेतु जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले बात करें तो निबंध हो गया, जो लगभग आपको 400 शब्दों में लिखना है, 40 अंक का होगा, और गद्यांश लगभग 300 शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है। और उचित शीर्षक 5 अंक का होगा। इसी के अंतर्गत पर दूसरे के अंतर्गत पर जो पाठ है, और जो है दूसरे के अंतर्गत पर ही आपको पूछा जाएगा। पहले क्या होता है ना कि एक 400 शब्दों का आपको ऐसे राइटिंग लिखनी होगी 40 अंकों का। मैंने एक आपको इससे पहले भी ऐसे राइटिंग का डिस्कस किया था, उसी बेस में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा मार्किंग का कहीं पर 30 या 40 नंबर का होगा, तो उसी प्रकार से वर्ड लिमिट भी वो बढ़ा देता है, ठीक है। अगर आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, कुछ दिन पहले मैंने आपको प्रोवाइड करा है, ठीक है। और उसके अंतर्गत पर गद्यांश दिया जाएगा 300 शब्दों का, उसमें से ABC करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले उसका शीर्षक लिखना होगा 5 अंकों का, और उसके बाद में मूल गद्यांश का सारांश लिखना होगा 20 अंकों का, और उसके बाद में 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी जो 15 अंकों का होगा, टोटल 40 अंकों का ये चीज़ होगी, ठीक। और उसके बाद में नीचे है थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपको हिंदी आलेख लिखना है, 15-15 नंबरों का 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब निबंधों की बात करें तो शासकीय हो गया, अर्धशासकीय पत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, कार्यालय ज्ञाप हो गया, परिपत्र हो गया, विज्ञप्ति होगी, और निविदा, सूचना, टिप्पणी, इसके बेस पर आपको हिंदी आलेख लिखना होगा, ठीक है। अगर इन्हीं के अंतर्गत की बात करें तो किन्हीं 5 शब्दों में से प्रत्येक के 4-4 पर्यायवाची शब्द बताइए, 10 अंकों का पूछा जाएगा।
चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, और उसी के अंतर्गत बी पार्ट की बात करें तो किन्हीं 5 शब्दों के विपरीतार्थी मतलब अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा तो 5 अंकों का होगा। और किन्हीं 5 शब्दों के प्रत्येक समास का नाम बताइए। कौन कौन सा समास होता है? 5 प्रकार के, जैसे होता है ना अव्यय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और जो भी है 3-4 प्रकार के समास हैं, उनके बारे में उन्हीं के बेस में पूछता है। और किन्हीं 5 वाक्यांशों में से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, तो 5 अंकों का ही होगा। पॉलिनिमस संबंधी पूछ लेगा कुछ, और ईडियम से संबंधी हो गया, लोकोक्ति और मुहावरे, और 15 अंकों का पूछा जाएगा। फिर एक हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, जो हिंदी का देगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है 25 अंक का, और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है 25 अंक का, ये चीज़ दी जाएगी। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे इस बेस के अंतर्गत पे। अगर प्रश्न पत्र सेकंड की बात करें तो सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, जनसंख्या, नेशनल एवं इंटरनेशनल महत्व की समसामयिक घटना, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारियां इंक्लूड की जाएंगी, और कंप्यूटर नॉलेज संबंधी क्वेश्चन आपको 10 प्रश्न यहाँ से इंक्लूड किया जाएगा। और उसी के अंतर्गत पे जो प्रश्न पत्र थर्ड है वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया के लिए, तो भाग फर्स्ट के अंतर्गत पे वित्तीय नियमन की बात करें तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग सेकंड खंड सेकंड से, जहां तक उसका संबंध मूल नियम व सहायक नियमों से है, तथा वेतन निर्धारण, आवश्यक नियम और सेवा संबंधी प्रकरण इसके अंतर्गत पे। ठीक, और वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग दूसरे नंबर की बात करें तो भाग 5 खंडीय लेखा नियमों की जानकारी हेतु चैप्टर 4, 6, 7 आप ये चीज़ पढ़ लेना। और उसके बाद में 10, 13 और 18 हो गया। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग थर्ड यात्रा भत्ता संबंधी जो नियम है उन चीज़ों के लिए आपको पढ़नी है पूरी। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ हो गया, और 6th और 7th इनके अंतर्गत पे। और 4th नंबर की बात करें तो सिविल सर्विस रेगुलेशन हो गया, भाग फर्स्ट, 4th, 8th और 10th, जैसे कि उत्तराखंड राज्य में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया है। सामान्य पेंशन जो नियम है भाग 4 की बात करें तो अर्थ तथा सेवा की शर्तें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो गया, और एटसेट्रा आप देख लेना। भाग 8 की बात करें तो सेवा अभिलेखों का रखरखाव संबंधी हो गया। भाग 10 की बात करें तो पेंशन आवेदन का प्रक्रियात्मक जो ज्ञान है उन चीज़ों को, और भंडार क्रय नियम तथा उत्तराखंड सरकार के अनुपूरक नियम तथा भंडार क्रय के संबंध में निर्गत जो विभागीय है निर्देश उद्योग उस पर देना है। और 6 नंबर की बात करें तो विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, यूजीसी जिसको कहता जाता है, और अनुमन्य, ठीक है, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के विभिन्न वेतन कर्मों से वेतन निर्धारण एटसेट्रा जो भी चीज़ें ये थ्योरी देख लेनी है। भाग सेकंड की बात करें तो कार्यालय प्रक्रिया है इसके अंतर्गत पे, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो उक्त प्रश्न में वित्तीय नियमन तथा कार्यालय प्रक्रिया से संबंधित कुल अंक क्रमशः 225 और 75 अंक के होंगे कुल। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो भाग 1 में कुल 7 प्रश्न होंगे वह जिसमें कुल 225 अंक होंगे, एवं भाग सेकंड में कुल 3 होंगे जिसमें कुल अंक 75 होंगे। ठीक है, कुल प्रश्न उप प्रश्नों के रूप में भी विभाजित होंगे जिनके कुल अंकों का योग उस प्रश्न के कुल अंकों के योग के बराबर होगा। फिर थर्ड की बात करें तो साक्षरता यहाँ पर ली जाएगी जो भी चीज़ की बात की गई है। ठीक है, और तो जो और ये सर्टिफिकेट संबंधी है तो वही प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो जो उत्तराखंड के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 संबंधी जो भी यहाँ पर जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था तथा जो इनके द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, वही शॉर्ट रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको पॉज करके ध्यानपूर्वक देख लेना और वापस सुन लेना, वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 का जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।